नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परमाणु संरचना के अंतर्गत नील्स बोर की परिकल्पना की। पिछले वीडियो में हमने बात किया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी जिनकी हमने चर्चा की थी। पहली कमी तो ये थी कि रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट नहीं कर पाया। उन्होंने बताया था कि परमाणु के नाभिक में धनावेश है और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। चूंकि दोनों विपरीत आवेश हैं तो ये किस बल के कारण से इलेक्ट्रॉन विपरीत आवेश होते हुए भी इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इस बात को स्पष्ट रदरफोर्ड महोदय नहीं कर पाए थे। दूसरा, मैक्सवेल ने बताया कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। चूंकि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो घूमते घूमते ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए धीरे धीरे आके वो लास्ट में नाभिक में गिर जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका कारण भी रदरफोर्ड महोदय स्पष्ट नहीं कर पाए थे। इन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें पहली बात है परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं। ये बात रदरफोर्ड महोदय ने बताई थी, नील्स बोर ने भी यों चिपका दी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले पथ में चक्कर लगाते हैं। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, यहां चक्कर लगा रहा है। मन मर्जी से जहां मर्जी आएगी वहां चक्कर नहीं लगाएगा, यहां चक्कर नहीं लगाएगा, या तो यहां चक्कर लगाएगा या यहां चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी निश्चित ऊर्जा का स्तर है और ये भी निश्चित ऊर्जा का स्तर है, यही चक्कर लगाएंगे। ठीक, और इन जो निश्चित ऊर्जा वाले पथ हैं इनको या तो कक्षा कहेंगे या कोश कहेंगे या ऊर्जा स्तर कहेंगे। जैसे ये पहली कक्षा है, इसको प्रथम कोश या प्रथम ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। ये द्वितीय कक्षा है, इसको द्वितीय ऊर्जा स्तर या द्वितीय कोश भी कह देते हैं। तीसरा, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित रहती हैं। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो। जैसे एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, ये संकेंद्रीय नहीं। लेकिन अगर ये यहां पर प्रकार रख के ये वृत्त खींचा जाए, यहीं पे प्रकार रख के ये वृत्त खींचा जाए, तो ये दोनों क्या होंगे? संकेंद्रीय वृत्त होंगे। तो नाभिक की जो ये कक्षाएं होती हैं ये भी क्या होती हैं? संकेंद्रीय वृत्त होती हैं। अर्थात यहां से हमें एक बात पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें n से दर्शाया जाता है। n मतलब नंबर। ये जो कक्षा है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, इनको किससे बताया? नंबर से, n से। और इनकी संख्या, इनका मान क्या होगा? 1 2 3 4 होगा। 1 1.5 फिर 2 फिर 2.5, ऐसे नहीं होगा, अधूरा नंबर नहीं होगा, पूरी संख्या ही n का मान होगी। गणित में भी हम प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, बड़े n से लिखते हैं। प्राकृत संख्या याद करो क्या होती है? 1 2 3 4 अनंत तक। पूर्ण संख्या जब होती है तो इसमें 0 मिल जाए तो याद नहीं। वहां की जो प्राकृत संख्याएं हैं वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं हैं वो हो सकती हैं। समझ गए? 1 2 3 4, आगे और 5 6 7 हो सकती हैं। इनको क्या बोलेंगे? छोटे n से दिखाएंगे। गणित में तो दिखाते हैं बड़े n से, यहाँ पर दिखाएंगे छोटे n से नंबर। वहां पर नेचुरल नंबर के लिए बड़ा n आता है, यहाँ पर अपन छोटे n से। छोटा n मतलब कक्षा की संख्या। कौन सी कक्षा की बात कर रहा है वो? इनको 1 2 3 4 ये कक्षा है तो पहली दूसरी तीसरी चौथी है, लेकिन इनको पहली दूसरी तीसरी चौथी 1 2 3 4 नंबर नहीं देके इनको K L M N फिर O P ऐसे देते हैं। अब ए से क्यों नहीं शुरू किया? नहीं किया तो नहीं किया, अपन भी कैसे शुरू कर देंगे? ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, तो ये
कक्षाओं के नंबर हैं। ये K कक्षा कहलाएगी, ये L कक्षा कहलाएगी, बाहर होगी वो M कक्षा कहलाएगी, उससे बाहर N कक्षा कहलाएगी। कोई दिक्कत? K मतलब पहली कक्षा, L मतलब दूसरी कक्षा, M मतलब तीसरी कक्षा, N मतलब चौथी कक्षा, O मतलब पांचवी कक्षा। इस तरह से N का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक से दूर होती चली जाती हैं, यानी कि पहली कक्षा नाभिक के सबसे नजदीक होगी वो K कक्षा होगी। N का मान बढ़ा, 2 हो गया, नाभिक से 1 की तुलना में क्या हो गई? दूर हो गई। ये देखो, ये पहली कक्षा थी, ये नाभिक के नजदीक थी, दूसरी नाभिक से दूर हो गई, N का मान 2 हो गए, तीसरी और बाहर हो जाएगी, चौथी और बाहर हो जाएगी। अर्थात नाभिक से जो जो दूर जाते जाएंगे N का मान बढ़ता चला जाएगा, और N का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि पहली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होगी, N का मान बढ़ गया, 2 हो गया, तो ऊर्जा भी इसके बजाय इसकी अधिक होगी, इसके बजाय इसकी और अधिक होगी, इसकी और अधिक होगी, बाहर वाले की और अधिक होगी। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे, नाभिक के नजदीक जो कक्षा होगी यानी कि पहली कक्षा, उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, दूसरी की उससे ज्यादा होगी, तीसरी की उससे ज्यादा ऊर्जा होगी, चौथी की उससे ज्यादा ऊर्जा होगी। नाभिक से जो जो दूर जाते जाएंगे ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाएगा। यही चौथे पॉइंट में बात कही गई है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर हो। रदरफोर्ड के मॉडल में हमने देखा था कि कमी ये रह गई थी कि वो ये नहीं बता पाए कि वो चक्कर क्यों लगा रहा है, और चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा कम क्यों नहीं हो रही। तो यहां नील्स बोर महोदय ने बताया कि जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को लिखते हैं mvr से, वो कितना होगा? h/2π का गुणक होगा, यानी कि पहली कक्षा है तो h का मान a, यहाँ पर n का मान 1 आ जाएगा, दूसरी है तो 2 आ जाएगा, तीसरी है तो 3 आ जाएगा, चौथी है तो 4 आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर n ही लिख देते हैं, कौन सी कक्षा है उतना ही नंबर। जैसे पहली कक्षा के लिए n का मान 1 हो जाएगा, यानी कि कोणीय संवेग mvr किसके बराबर हो जाएगा? h/2π के, 1 h/2π के। यहां पर n जो है ये तो क्या है? n अभी बताया था, कक्षाओं की संख्या। कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं? h बोलते हैं प्लांक नियतांक। h क्या होता है? प्लांक नियतांक। और पाई आप जानते ही हैं। यहाँ पर m क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, v वेग हो जाएगा, r क्या हो जाएगी? कक्षा की त्रिज्या। पहली कक्षा के लिए क्या आ जाएगा? एक लिखने की जरूरत नहीं है, h/2π। ये किसके लिए आ जाएगा? प्रथम कक्षा के लिए कोणीय संवेग हो गया। दूसरी कक्षा के लिए कोणीय संवेग mvr बराबर क्या आ जाएगा? 2h/2π, क्योंकि यहाँ मैंने n की जगह क्या लिख दिया? 2। दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया? h/2π। ये किसके लिए? दूसरी कक्षा के लिए। क्या लिख दिया रे? कक्षा। तीसरी की बात करें तो तीसरी के लिए क्या आ जाएगा? mvr बराबर 3h/2π। ये तीसरी कक्षा के लिए आ जाएगा। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जहां पर कोणीय संवेग का मान कितना हो? NH/2π। और अगर इन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन तो उनकी ऊर्जा में कमी नहीं आएगी। ये अगले पॉइंट में बताइए। बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा को, निश्चित कौन सी? जिसके लिए कोणीय संवेग का मान ये हो। एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अगर वो अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो ये इसका कोणीय संवेग कितना होगा h/2 तो यहाँ पर चक्कर लगाने से इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरह से दूसरी कक्षा के लिए कोणीय संवेग क्या हो गया h/π, क्या है दो तो कट गया था ना, h/π हो गया। तो दूसरी कक्षा के लिए h/π का जो मान है वहां पर चक्कर लगाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले पथ में चक्कर क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाएगा तो यहाँ पर कोणीय संवेग nh/2π के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर वो चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा का क्या कर देगा, लॉस कर देगा और वापस यहीं पर आ जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से ऊर्जा अवशोषित करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। देखो अब क्या कह रहा है ये, इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से ऊर्जा अवशोषित करता है, यहां देखो मैंने अभी अभी क्या बताया था, इसकी ऊर्जा कम है, नाभिक के नजदीक होगा उसकी ऊर्जा कम, इसकी तुलना में इसकी ऊर्जा ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो इसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, इस कक्षा में आ जाएगा ना। और ज्यादा दे दिया और बाहर वाले में चला जाएगा, और ज्यादा दे दिया और बाहर वाले में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से ऊर्जा अवशोषित करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है, उत्सर्जित कर देगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, कुछ ऊर्जा उसने निकाल दी, इसका मतलब ऊर्जा क्या बच गई, कम बच गई, कम बच गई। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ ऊर्जा का क्या कर दे, उत्सर्जन कर दे, ये ऊर्जा निकल गई, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कहाँ जाएगा, नीचे वाले कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषण करता है या उत्सर्जन करता है तो एक रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है, क्योंकि उसको जो ऊर्जा दी गई उसमें से उसने कुछ ऊर्जा ले ली, तो पहले जो ऊर्जा दी गई वो और अब जो बची है वो दोनों ऊर्जाओं में क्या है, अंतर आ गया, तो उससे एक रेखीय स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, ऊर्जा अवशोषित की है, इसलिए उसको कहेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। और यदि इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा उत्सर्जित की है तो ऊर्जा एक्स्ट्रा निकली है, उसका एक स्पेक्ट्रम बनेगा, रेखीय स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दी जाती है तो वो ऊर्जा को अवशोषण करेगा और अवशोषण करके बाहर वाली कक्षा में चला जाएगा, यानी कि उच्च ऊर्जा वाले कक्ष में चला जाएगा, और इससे एक रेखीय स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको कहेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से क्या होगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, और इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये भी रेखीय स्पेक्ट्रम ही होगा। तो ये नील्स बोर ने परमाणु परिकल्पना दी, परमाणु की संरचना के बारे में अपनी परिकल्पना दी, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई, इसके में भी कुछ कमियां रह गई। पहला तो ये कि इन्होंने केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात की, इनके जो मॉडल हैं वो कम इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु हैं उन पर तो काम कर जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन पे काम कर जाएगा, हीलियम पे काम कर जाएगा, लिथियम पे काम कर जाएगा, क्योंकि इनमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जिसमें 100 इलेक्ट्रॉन है उस पर यह काम नहीं करता है, उसकी व्याख्या करने में असफल हो जाता है, तो एक ये कमी हो गई।
क्योंकि परमाणु मॉडल है तो वो तो सब परमाणुओं पे लागू होना चाहिए, सबकी व्याख्या करना चाहिए। तो ये कम इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु है उनको तो व्याख्या कर देता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर पाता है। दूसरा, अभी अभी इसमें हमने बात की थी कि रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम। लेकिन जब उन स्पेक्ट्रम को देखा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत, जो कि आप उच्च कक्षाओं में जाओगे तो डिटेल में केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ने को मिलेगी, हमारे यहाँ इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को जब गौर से देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों से देखते हैं, तो उसमें इस रेखीय स्पेक्ट्रम में एक नहीं बहुत सारी लाइनें होती हैं। वो बहुत सारी लाइनें क्यों हैं उनकी व्याख्या नहीं कर पाया नील्स बोहर मॉडल। बाद में पता चला लाइमन, बामर, पास्चन ये श्रेणियां होती हैं, ब्रैकेट फंड, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट फंड, ये रेखीय स्पेक्ट्रम में अलग अलग श्रेणियां होती हैं, उनकी व्याख्या नील्स बोहर का मॉडल नहीं कर पाया। अगली कमी, इसकी तीसरी कमी थी, परमाणु रासायनिक बंध किस प्रकार बनाता है, उसकी व्याख्या भी ये मॉडल नहीं कर पाया। तो इस प्रकार ये हो गया नील्स बोहर की परिकल्पना। धन्यवाद।